नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे कंट्रीब्यूटिंग एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर हमारा ये शो लेकर आए हैं जिसका नाम है संकट, सुरक्षा और स्वामी। स्वागत है आपका शो पर प्रवीण। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते का प्रोग्राम कुछ पर्सनल रीजंस के वजह से हमें कैंसिल करना पड़ा, लेकिन इट्स गुड टू बी बैक। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हालात वेस्ट में बदली नहीं है। गाज़ा इज़राइल के इश्यू पे लगातार जुलूस, काउंटर जुलूस, दोनों पक्ष से बहुत इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज, इंटरनेट पे ट्विटर वॉर चले आ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक अब भी अलाइव है, चाहे एक वीक हमें वेट करना पड़ा हो। जी, पिछले हफ्ते हमने आपके सामने, पिछले हफ्ते के एपिसोड के लिए हमने आपके सामने सवाल रखा था कि यूरोप और अमेरिका में मुसलमानों के और यहूदियों के बीच तनाव क्यों बढ़ रहा है। आपने हमें कई सारे सवाल भेजे थे और हम नहीं चाहते थे कि आपके वो सवाल हम न ले पाएँ इस एपिसोड में, इसलिए इस हफ्ते, चूंकि हम पिछले हफ्ते ये शो नहीं कर पाए, इस हफ्ते हम इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। प्रवीण, शो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा बता पाएँ। 7 तारीख की घटनाएं जो इज़राइल में हुई थी वो तो आप सबको पता है। 1200 लोग मारे गए हमास के दहशतगर्द हमले में। लेकिन उसके बाद इज़राइल ने जो बमबारी गाज़ा में शुरू की उसमें 12,000 अब कहा जा रहा है, 12,000 से ज़्यादा लोग मरे हैं, अधिकांश उनमें से सिविलियन हैं। जैसे कि इज़राइल में बिल्कुल हॉरर था, रिवल्शन था कि छोटे बच्चे मारे गए हैं, औरतें मारी गई हैं, वैसे गाज़ा में रिवल्शन पैदा हुआ है। और इज़राइल के सपोर्टर और गाज़ा पैलेस्टीन के सपोर्टर यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स में बड़े पैमाने पे जुलूस, जलसे, मोबिलाइजेशन निकाले हैं। कुछ जगह जैसे कि यूनिवर्सिटियों में बहुत विवाद हो गया है, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स को लगता है कि जो इज़राइल के ख़िलाफ़ मोबिलाइजेशन हो रहे हैं वो एंटी सेमेटिक है। कुछ जगह हमने देखा है कि जो जूइश बच्चे मिसिंग हैं या किडनैप्ड हैं, ये हमले के बाद उनके पोस्टर नीचे फाड़े जा रहे हैं। और वाइस वर्सा हमने देखा है कि इस्लामोफोबिक या मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट भी बहुत धमकियाँ और वायलेंट इंसिडेंट्स हुए हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम समझने की कोशिश करेंगे अपूर्वा कि ये दो कम्युनिटी जो है, यूरोप के जूज़ और यूरोप के मुस्लिम्स, अमेरिका के जूज़ और मुस्लिम्स, जो आखिर डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, उनमें इतना नफ़रत और तनाव क्यों फैल गया है। ठीक है प्रवीण, सवालों से शुरुआत करूंगी। विनायक सरदेसाई जो कि हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि मुसलमानों और जूस में एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत क्यों है। इजराइल राज्य के गठन से बहुत पहले से ही ये नफरत क्यों थी। ऐसा क्यों है कि किसी भी इस्लामिक देश में एक भी यहूदी नहीं है। क्या इसका किसी धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध है। विनायक जी, आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें आधी सच्चाई है। क्योंकि हम इतिहास में जाएं तो सबसे गहरा तनाव क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ और जूज़ के बीच में होता था। मिडल ईस्ट से जब जूज़ यूरोप में माइग्रेट किए तो कुछ पॉकेट्स में वो बहुत एफ्लुएंट बन पाए। उस टाइम चर्च ने क्रिश्चियंस पे रोक लगाया था कोई भी बिज़नेस करने में जिसमें ब्याज इन्वॉल्व था, इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। और कुछ जगह जूइश मनी लेंडर उसके वजह बहुत तरक्की करने लग गए। वो बहुत बड़े लोन भी देते थे चर्च को और वहाँ के लोकल राजाओं को, जिससे चर्च और राजाओं का फ़ायदा होता था। लेकिन आवाम में उन के ख़िलाफ़ काफ़ी गुस्सा पैदा होता था, क्योंकि वो देखते थे कि ये बाहर से आए लोग पैसे कमा रहे हैं। दूसरी वजह थी कि सारे जूस अमीर नहीं थे, ख़ासतौर से ईस्टर्न यूरोप में बहुत गरीब जूस थे। वो छोटे छोटे कम्युनिटीज़ में अपने रहते थे, उन ट्रेड्स में धीरे धीरे घुसे जहाँ क्रिश्चियंस जाना नहीं चाहते थे या जहाँ छोटी छोटी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बना पाए। छोटी छोटी फार्मिंग करते थे अपनी जगह। और क्रिश्चियनिटी में लगातार जो हेट्रेड था क्रिश्चियंस के अगेंस्ट, वो हर कुछ सालों में बड़े बड़े पोग्राम्स में पैदा होता था। जो क्रूसेड्स का टाइम था 11वीं-12वीं शताब्दी में, जब क्रूसेडर आर्मीज़ लगातार गए थे जेरूसलम को लिबरेट करने के लिए, उस टाइम जहाँ इनकी ये क्रूसेडर फ़ौजें जाती थी तो जूस के बहुत बड़े कत्लेआम होते थे। जब प्लेग फैला यूरोप में, प्लेग बीमारी फैली, तो ये अफवाहें फैली कि ये जूस के वजह फैलाया जा रहा था और उसमें भी बहुत बड़े कत्लेआम हुए। और ऑफ कोर्स इसका अल्टीमेट जो एक्सप्रेशन था वो होलोकॉस्ट में था,
जब एडोल्फ हिटलर ने फिज़िकली गैस चेम्बर्स के माध्यम से जूस को फिज़िकली लिक्विडेट करने की कोशिश की। अब यूरोपियन एंटीसेमिटिज़म के जड़ जो हैं वो बहुत गहरे हैं। प्रोटेस्टेंट रिलीजन के जो फाउंडर थे मार्टिन लूथर, उनने एक पूरी किताब लिखी ऑन द जूज़ एंड देयर लाइज। यूरोप में जिस वक्त ये इसका ट्रेडिशन था तो जूज़ मिडल ईस्ट में काफ़ी फ्लरिश कर रहे थे। एंडलूसिया में मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत उनका कोई बहुत आइडियल सिचुएशन था या वो इक्वल सिटीज़न माने जाते थे, वो धिम्मी माने जाते थे। यानी जो मुस्लिम स्टेट्स के राजा थे उनको टैक्स देना पड़ता था और कुछ पेमेंट्स देने पड़ते थे जिसके रिटर्न में उनको प्रोटेक्शन मिलता था। लेकिन डेफिनेटली ये पोग्राम और मास कत्लेआम जो थे ये मिडल ईस्ट में नहीं हुए। इज़राइल के स्टेट के बनने के बाद कई जगह जूस के खिलाफ दंगे हुए। उन दंगों के वजह जूस जो मिडल ईस्टर्न जूस है वो छोड़ के इज़राइल चले गए। लेकिन आज की तारीख भी आपको मिडल ईस्ट के कई शहरों में, चाहे वो कई मुल्कों में, चाहे वो तुनीसिया हो, इजिप्ट हो, बगदाद और अनटिल रिसेंटली अफ़गानिस्तान में एक जूइश फैमिली होती थी तो वो मिलते थे। ऐसी बात नहीं है कि वो सब छोड़ के इज़राइल चले गए। लेकिन डेफिनेटली इज़राइल की प्रॉस्पेरिटी और सेफ्टी की वजह मिडल ईस्ट के जूस धीरे धीरे इज़राइल की तरफ गए हैं। लेकिन ये हमें समझना नहीं चाहिए कि सिर्फ इस्लाम के साथ कोई प्रॉब्लम था। इनका प्रॉब्लम तो बहुत गहरा क्रिश्चियनिटी के साथ था और अगर इस मसले को समझना है तो उस जड़ तक हमें बात को पूरी तरह समझनी होगी। अगला सवाल संकल्प का है, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि बोल रहे यूरोप में कड़े एंटीसेमिटिज्म कानून हैं, फिर भी फ्रांस को छोड़कर किसी ने भी यहूदी विरोधी नफरत पर कार्यवाही नहीं की है। एक समय था जब अमेरिका ने किंग फैसल के तेल प्रतिबंध पर कोई ध्यान नहीं दिया और बड़ी व्यक्तिगत कीमत पर इजराइल का समर्थन किया। आज वेस्टर्न दुनिया की लिबरल पार्टियों के पास यहूदी इजराइल से या इजराइल से नफरत करने वालों के बीच एक वोट बैंक है। क्या आप भविष्य में यहूदी लॉबी को कमज़ोर होते हुए देख रहे हैं? बोल रहे हैं पॉलिटिकल इस्लाम को सॉवरेन मामलों में ट्रेसपास करने के लिए शर्तें निर्धारित करने का अधिकार क्या देता है, खासकर जब अधिकांश इस्लामी देशों में क्रूर तानाशाही या डिक्टेटरशिप है? संकल्प, अगेन मुझे हल्की सी आपसे असहमति इस बात करनी होगी। यूरोप के कई मुल्कों में एंटीसेमेटिक स्लोगन्स पे बहुत सख्त कार्रवाई हुई है। जर्मनी में यहाँ तक बात ली गई है कि पैलेस्टीनियन झंडे दिखाने वालों पे कार्रवाइयाँ की गई हैं, जबकि वो फ्री स्पीच का अपना ट्रेडिशन बहुत मानते हैं और इस पे काफ़ी विवाद है। एक केस ये भी हुआ था जहाँ एक जूइश लेडी जो प्रो पैलेस्टीनियन स्लोगन्स चांट कर रही थी, जो कि शायद हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थी, उनको भी गिरफ्तार कर दिया गया। यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे प्रोसिक्यूशंस हुए हैं हेट स्पीच पे, और यूएसए में भी प्राइवेट ग्रुप्स के एक्शन पे कई सारे लोग जो अक्यूज्ड हैं एंटीसेमेटिक स्टेटमेंट्स या एंटीसेमेटिक स्लोगन्स में पार्टिसिपेट करने के, उनकी नौकरियां ले ली गई हैं और उन पे सख्त कार्रवाई की थ्रेट्स दिए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में जनरली माहौल रहा है, कानून भी ये रहा है कि कोई भी कुछ भी कह सकता है। ये माना जाता है कि फ्री स्पीच एक एब्सोल्यूट राइट है और हर एक का हक होना चाहिए अपनी राय को वॉइस करने का। अगर दूसरे को वो बात कड़वी लगे या गलत लगे तो वो भी अपनी बात बोल सकते हैं। यूरोप के ज़्यादातर, यूनाइटेड किंगडम के सिवाय, कभी ये बात रही नहीं है और फ्रांस में, जर्मनी में काफ़ी लिमिट्स हैं फ्री स्पीच पे। इनफैक्ट अरब्स का ये कहना है कि एक तरफा ये कानून इस्तेमाल किए जा रहे हैं यहूदी कम्युनिटी के सपोर्ट में और इस्लामोफोबिक स्टेटमेंट्स पे उतनी सख्त कार्रवाई की नहीं जा रही। अब इसको मेजर करना तो बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत वेस्टफुल काम भी है। लेकिन जहाँ तक वोट बैंक की बात आती है, ये मेरे ख्याल से आपका ज़्यादा अहम टॉपिक है। इसमें यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में थोड़ा फ़र्क है। यूरोप में इस्लाम सबसे फास्ट ग्रोइंग रिलीजन है और इसकी कई वजह हैं। टर्की में 60s में ही बहुत बड़े जर्मनी में 1950s और 60s में ही एक बहुत बड़ी टर्किश कम्युनिटी आई थी। वो इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं थे, वो बुलाए गए थे क्योंकि जर्मनी लेबर चाहता था अपने रिकन्स्ट्रक्शन के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और फिर धीरे धीरे लोग वहाँ बस गए।
फ्रांस में क्योंकि फ्रांस की कॉलोनीज़ थी नॉर्थ अफ्रीका में, वहाँ से लोग आए लेबर के काम करने के लिए, धीरे धीरे वहाँ बसे। तो यूरोप में धीरे धीरे, और ऑफ कोर्स यूके को भूलना नहीं चाहिए, जहाँ पाकिस्तान के मीरपुर इलाके से और इंडिया के पंजाब से बहुत लोग वहाँ मजदूरी करने गए। और आज की तारीख वो पॉपुलेशंस बड़ी ही हैं, लेकिन बढ़ने के आगे वो पॉलिटिकली असर्टिव भी हो गई हैं। तो जहाँ कोई मुस्लिम आवाज़ या पॉलिटिकल आवाज़ पहले नहीं होती थी, आज एक स्ट्रॉन्ग इस्लामिक वॉइस है इसमें भी। लेकिन हमें थोड़ा नुआंस रखना चाहिए, क्योंकि जबकि हम कहते हैं कि फ़्रांस में मुस्लिम आबादी बहुत बढ़ गई है, हमें ये भी देखना चाहिए कि फ़्रांस में बहुत डिविजन्स हैं मुस्लिम ओपिनियन में। नॉर्थ अफ्रीका के कई सारे मुस्लिम्स हैं जो बिल्कुल सेक्युलराइज्ड हैं और रिलीजियस पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी फ्रेंच स्टेट से नाराज़ है, क्योंकि उनको लगता है कि जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनको इक्वालिटी में मिलनी चाहिए, फ्रांस के पेरिस शहर से जुड़े हुए कस्बों से ख़ास तौर में जो बैंगलोर कहे जाते हैं, कि उन बैंगलोर्स में मुस्लिम्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। यूके में भी इस्लामिस्ट पार्टीज़ वहद बड़ी नहीं हैं, बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो लेबर पार्टी या दूसरे सेक्युलर पार्टीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये फैक्ट है कि यूरोप में एक इस्लामिक या इस्लामिस्ट लीनिंग पॉलिटिक्स बहुत बड़ी हुई है। यूएसए में बाय कंपैरिजन मुस्लिम्स जैसे कि हिंदूज़ या दूसरे एशियन माइग्रेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर पढ़े लिखे तबके के गए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, और वहाँ एक इस्लामिस्ट फीलिंग तो नहीं आई जी। लेकिन एक फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आई है कि जब यहूदी लॉबी, मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जब यहूदी इश्यूज़ इतने इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं और इज़राइल के इश्यूज़ इतने इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, तो हमारे होमलैंड्स के इशू इतने इन्फ्लुएंशियल क्यों नहीं बनते हैं, हमारे कंसर्न्स का इतना कदर क्यों नहीं होता है। डेफिनेटली इज़राइल के ख़िलाफ़ एक शिफ्ट ऑफ ओपिनियन रहा है, मेरे हिसाब से बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ा है। 1982 में जब लेबनान में जंग हुआ था, तो पहली बार लोगों ने अपने लाइव टीवी पे देखा कि शायद इज़राइल जो एक लिबरल डेमोक्रेसी माना जाता है और है भी, कि शायद ये इज़राइल ऐसे काम कर रहा था पैलेस्टीनियंस के साथ जो शर्मनाक थे। सिविलियन कैंप्स में जाके सिविलियंस पे हमले कर रहा था, और धीरे धीरे पॉलिटिकल ओपिनियन बना, जहां आज की तारीख लोगों ने ये सवाल उठाया है, और जायज़ सवाल है कि ठीक है, एक दहशतगर्द तंजीम ने 1200 लोग मारे, लेकिन उसका जवाब ये तो नहीं हो सकता कि 12,000 बेकसूरों को मारा जाए। तो आई थिंक अब ये चेंज ऑफ ओपिनियन नेचुरल है, सिर्फ सिंपल एक जूइश वर्सेस मुस्लिम इशू नहीं है जी। लेकिन दोनों कम्युनिटीज़ के कट्टरपंथी जो हैं वो इस इशू का फ़ायदा उठा रहे हैं और मामले को एक कॉन्फ्रंटेशन के रूप में देख रहे हैं, जिससे मुझे लगता है यूरोप की सेक्युलराइज्ड पॉलिटीज़ को बहुत खतरा है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि एंटीसेमेटिक वायलेंस बहुत बड़ा है यूरोप में। जूइश सेमिनरीज, सिनागॉग्स जो कहलाते हैं, उन पे फायर बॉम्बिंग अटैक हुए हैं, बहुत ही गंदा एंटीसेमेटिक ग्राफिटी कुछ जगह लगाया गया है, और सिमिलरली एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स भी वॉइस किए गए हैं, सिर्फ जूइश ग्रुप से नहीं लेकिन वाइट नेशनलिस्ट ग्रुप से भी। और ये एक माहौल में ये सारा आ रहा है जहां एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट यूरोप में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसमें डेफिनेटली यूरोप के पॉलिटी को बहुत खतरा है कि ये सारे इम्पोर्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स अब उसमें मिलने लगे हैं। अगला सवाल आदित्य का, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि यहूदियों और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ रहा है और अतीत में हमने मुसलमानों और हमारे और यूरोप के स्थानीय निवासियों के बीच इटली, फ्रांस आदि स्थानों में इसी तरह के संघर्ष देखे हैं। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों में यह असंतोष और हताशा एक और नए संगठन को जन्म दे सकती है? बोल रहे हैं आइसिस और हमास जो यूरोप और अमेरिका के किसी भी स्थान पर स्थित हो सकते हैं, या क्या आपको लगता है कि उनके आंतरिक सुरक्षा संगठन और सोसाइटी स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि ऐसे संगठन को जन्म नहीं ले सकते हैं? आदित्य जी, आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं, और मेरी जो राय, जो आपने इस प्रोग्राम पे पहले सुनी भी है, ये है कि किसी भी दहशतगर्द मूवमेंट को या एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए शक्ति तो ज़रूर चाहिए,
पुलिस चाहिए, फौज चाहिए, जो भी कोअर्जन के टूल्स हैं वो स्टेट को चाहिए होते हैं जी। लेकिन अल्टीमेटली फाइनल एनालिसिस में देखा जाए तो टेररिस्ट मूवमेंट भी पॉलिटिकल मूवमेंट होते हैं और जिस हद तक इनके अंडरलाइंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रूट कॉजेज़ है, लेकिन एक माहौल जो पॉलिटिकल डिसफंक्शन का होता है जब तक उसका पॉलिटिकल एक्शन नहीं होता तो टेररिज्म को ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है और मामला आगे बढ़ते रहता है। अब इज़राइल का ही केस देखें, क्योंकि इंडिया में ये शायद फिल्मों का असर है या पता नहीं सियासी माहौल का असर है, सबको लगता है कि देखो इज़राइली कितने बढ़िया तरीके से दहशतगर्दी को ख़त्म कर पाए हैं, लेकिन हकीकत वह नहीं है। 1982 में इज़राइल ने पहली बार लेबनान में जंग किया ये कहते हुए कि हम पीएलओ को ख़त्म करेंगे, लेकिन पीएलओ ख़त्म नहीं हुआ। वो वॉर में ज़रूर पीएलओ ने बहुत मार खाई, लेकिन पीएलओ ख़त्म नहीं हुआ और ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ में आगे जाके इज़राइल को इंतिफादा झेलना पड़ा। गाज़ा पे लगातार इज़राइल को हमला करना पड़ा है। हर बार ये कहते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे, कभी आयरन फिस्ट की बात होती है, कभी आयरन सोर्ड की बात होती है, लेकिन जहाँ लाखों लोग किसी कॉज से इन्वॉल्व हैं तो सिर्फ उनको डराने, धमकाने, कूटने से सल्यूशन नहीं निकलता और ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स निकलती हैं। तो हमने जैसे गाज़ा में देखा कि पीएलओ तो ख़त्म हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सट्रीम हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद पैदा हुए। आज की तारीख मेरा जो डर है कि ये है कि अगला जनरेशन जो यंग जनरेशन है गाज़ा में, और हमें याद रखना चाहिए कि 50% से ज़्यादा आबादी यंग है, वो ये सारी हालत देखते हुए इस्लामिक स्टेट या और भी एक्सट्रीम मूवमेंट्स की तरफ, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जैसे कि हमने देखा है कि जब कि इज़राइल ने बहुत बड़ी दीवारें बना दी और तारबंदी कर दी और कुछ कुछ किया, वो अल्टीमेटली टेररिस्ट को रोक नहीं पाए हथियार लाने से या असला लाने से। ऑफ कोर्स वो एक नेशन स्टेट जिसके पास लेटेस्ट जहाज़ है और लेटेस्ट टैंक है, उनका हमला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सोसाइटी पे कॉस्ट होते हैं। कॉस्ट एक तो ये है कि एक बहुत कीमती आर्मी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, और कॉस्ट दूसरा है कि हर वक्त समाज में असुरक्षा का माहौल रहता है। इंडिया का हम कई बार मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमारा सक्सेस रिकॉर्ड उतना बुरा नहीं है। मिज़ोरम में एक टाइम पे बहुत बड़ी इंसर्जेंसी थी, बहुत हालत हाथ से निकल गई थी, लेकिन आज की तारीख आपको और मुझको कोई फ़िक्र नहीं करना पड़ता कि मिज़ोरम से आके कोई दहशतगर्द हमें मार देगा। पंजाब में जो दहशतगर्दी थी जिसके साथ मैं बड़ा हुआ, एक टाइम मैंने देखा है जब बच्चे स्कूल के बसों में दिल्ली में आई कार्ड लेके चलते थे कि बस पे बम फट जाए तो बच्चे कैसे पहचाने जाएंगे। आज ये डर हम में नहीं है, चाहे हम खालिस्तान की बीच बीच में बात करते हैं, जबकि इज़राइल में डर है। और मेरे ख्याल से ये हमारी एक स्ट्रेंथ रही है जिसको हम वीकनेस समझते हैं कभी कभी, कि कभी कुछ दे देते हैं, सुलह कर लेते हैं, कुछ रास्ता बीच में से निकाल लेते हैं, कुछ भूल जाते हैं। ये सब भी शक्ति के साथ सिक्योरिटी लाने के बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और इज़राइल की अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से गलती रही है कि वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो उनको करना चाहिए था, और जो ऑस्लो अकॉर्ड्स जो 92 में साइन हुए थे, जिनमें बेसिस भी था कि दो मुल्क साथ में बनेंगे, साथ रहेंगे, उनको वो आगे ले नहीं गए। सियासी मूवमेंट मेरे ख्याल से इसके बाद होना पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स भी अब परेशान होकर 2 स्टेट्स की बात करने लगी है। आई होप इज़राइल में इस सरकार में तो उम्मीद कम है, लेकिन आने वाले सरकार थोड़ी इसमें मैच्योरिटी दिखाएंगे और समझ लेंगे कि जीत कोई 500 मीटर इधर या 1 किलोमीटर उधर ज़मीन से नहीं आती, वो पॉलिटिक्स से और कोएग्जिस्टेंस से ही बन पाती है। अगला सवाल वेद चवन का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि गाज़ा पर नरसंहार रोकने और पश्चिम को मजबूर करने वाले शांति युद्ध विराम में अरब देश बड़ी भूमिका क्यों नहीं निभा रहे हैं, और क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि क्योंकि गाज़ा में मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जो बाइडेन और पश्चिमी नेताओं पर जनता का दबाव बढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वेद। मेरी जो सोच ये है कि कम से कम 20 साल से अरब मुल्क पैलेस्टीनियन इशू से फेड अप हो गए हैं, वो इसमें कोई हिस्सा नहीं चाहते। इसके
कुछ हद तक जियोपॉलिटिकल रीजंस है, और वो जियोपॉलिटिकल रीज़न है कि सऊदी अरब जो अरब वर्ल्ड का सबसे अमीर और ताकतवर पावर है, उसके अटेंशंस ईरान से जुड़े हुए हैं। वो चाहता है कि ईरानियन पावर और आगे ना बढ़ जाए, और वो मिडल ईस्ट में कोई इंस्टेबिलिटी नहीं चाहता जिससे ईरान आगे किसी तरह तरक्की कर पाए। और ईरान का, जैसे आप जानते हैं, वेस्ट बैंक और गाज़ा में काफ़ी इन्फ्लुएंस हमास के माध्यम से बढ़ा है। लेबनान में भी हिजबुल्लाह और सीरिया के थ्रू ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। तो सऊदीज़, ये एक वजह है कि वो नहीं चाहते। दूसरी वजह है कि सऊदीज़ का बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है पोस्ट ऑयल अपनी इकोनॉमी बनाने का। तो वो चाहते हैं कि, वो समझते हैं कि तेल हमेशा के लिए नहीं रहेगा, तेल की आमदनी जो उनको आ रही है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी, और वो चाहते हैं कि अपने आबादी को पढ़ाए लिखाए, किसी तरह मॉडर्नाइज कराए। और अब की जो वहाँ रूलिंग फैमिली है वो बहुत कोशिश कर रही है कि अरब्स को ही हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ में अब्जॉर्ब किया जाए। न्यूम नाम का एक नया शहर रेड सी पे खड़ा किया जा रहा है, जो इसका पहला मॉडल प्रोजेक्ट है। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, वो ख़वातीन को, औरतों को भी बहुत मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, हिजाब के ख़िलाफ़ काफ़ी एक्शंस ले रहे हैं जो उनके ही मुल्क में कंट्रोवर्शियल रह रहे हैं। और वो चाहते नहीं है कि कोई इंस्टेबिलिटी और तमाशे और डिस्प्यूट्स उनके विजन को रोके। वो मान के, हकीकत ये भी है कि इज़राइल के करीब जो अरब मुल्क हैं उनमें बहुत बड़ी पैलेस्टीनियन आबादी है, जो अपने ही किथ एंड किन की हालत देखते हुए बहुत गुस्से में है जी। इनमें से वाहिद मुल्क है जॉर्डन, जहाँ 60% आबादी अब पैलेस्टीनियन है, जॉर्डेनियन नहीं है। इजिप्ट में पैलेस्टीनियंस की बहुत आबादी है, लेबनान में पैलेस्टीनियन साउथ में की बहुत आबादी है, और जनरली अरब वर्ल्ड में पैलेस्टीनियंस के लिए एक बहुत सिंपथी है, चाहे रूलर्स में ना हो लेकिन डेफिनेटली रूल्ड में है। तो ये अरब लीडर्स के लिए बहुत एक ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हो गया है। पिछली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा अपना वज़न लगाया था कि किसी तरह इज़राइल सऊदी अरेबिया का रेकन्सिलिएशन हो जाए, और धीरे धीरे बाकी भी रीजनल स्टेट्स इस रेकन्सिलिएशन में टाई इन हो जाए। लेकिन 7 तारीख की घटना और उसके बाद जो गाज़ा पे बॉम्बिंग हुई है, उसके बाद लगता है ये विज़न कम से कम शॉर्ट टर्म में असंभव है, और तब ही संभव हो पाएगा अगर इज़राइल कुछ अपने पैलेस्टीनियन आबादी के साथ पॉलिटिकल विजडम दिखा के कुछ अमन की तरफ कदमें ले। आज का आखिरी सवाल लूँगी, स्वर्णिम राज का हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि इज़राइल पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बजाय हमास की सुरंगों को साफ करने के लिए ड्रोन का उपयोग क्यों नहीं करता? ड्रोन का उपयोग तो हो रहा है। अगर आप अल जज़ीरा की वीडियो फुटेज और कई और चैनलों की वीडियो फुटेज देखें तो ड्रोन्स 24 घंटे इज़राइल के ऊपर, गाज़ा के ऊपर उड़ रही हैं, वेस्ट बैंक के ऊपर भी उड़ रही हैं, कभी कभी वो मिसाइल भी फायर करती हैं। फाइटर जहाज़ भी हैं जिनके बहुत प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स हैं, आर्टिलरी भी है जिसके प्रिसिशन गाइडेड सेल्स हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये फिल्मों पे देख देख के हमारी सोच थोड़ी इस पे गलत हो गई है। हमें लगता है कि अब ये वॉर एक वीडियो गेम बन गया कि एक बटन दबाएं और उसी जगह पे जाके एक आदमी मरता है या सही जगह पे होता है। ऐसे नहीं हो पाता। अफ़गानिस्तान में भी जहाँ ये प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स बहुत वाइडली हुए थे, हाँ कभी कभी ये होता है कि ऐमान अल ज़वाहिरी जो अलकायदा के लीडर थे, एक मिसाइल फायर हुआ और ठीक उन पे जाके लगा, और उनके ऊपर वाले फ्लोर और नीचे वाले फ्लोर पे भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स के साथ कई बार ये हुआ है कि मासूम लोग बहुत बड़े पैमाने पे मारे गए हैं। मेडिसिन सॉ फ्रंटियर का एक हॉस्पिटल था कुंदूज़ में जो उड़ा दिया गया था यूएसए की गलती के वजह। वॉर के साथ अनफॉर्चुनेटली सिविलियंस की किलिंग बहुत ज़्यादा आती है, और अगर कोई एक साइड इसमें ध्यान ना दे तो उसका पब्लिक से बैकलैश भी जो आता है वो बहुत कीमती पड़ता है। अफ़गानिस्तान में बहुत लोग जो अमेरिका के शायद दोस्त बनने को तैयार थे, दुश्मन बन गए। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान फ़ौज का समर्थन करते थे और पाकिस्तान को अपना मुल्क समझते थे, वो खफा होके जिहाद पसंद तंजीमों की तरफ चले गए। और उतनी दूर क्यों देखे, इंडिया में वहद एक जगह है जहाँ हमने एक अपने ही लोगों पे बम गिराए, वो था मिज़ोरम।
और जो बम गिराए थे एजोल पे, उसमें के बाद जो कड़वापन पैदा हो गया था लोगों में, बहुत दशक लगे उसको ख़त्म होने के लिए। तो तलवार ऐसी चीज़ है कि बहुत ध्यान से देख के घुमानी चाहिए। ये प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स, प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जंग की हकीकत हमेशा कुछ और होती है। ये खालिद शेख मोहम्मद जो 9/11 के बॉम्बर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस इसमें अपने ट्रायल में कहा। उन्होंने कहा द लैंग्वेज ऑफ वॉर इज़ किलिंग। ये लफ्ज़ शायद बहुत कठोर हैं, लेकिन सच्चाई है। और हमें याद रखना चाहिए कि किलिंग का एक बैकलैश भी होता है, जिसके साथ कभी कभी बहुत वक्त के लिए फिर डील करना होता है। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।